हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि कल जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। तो आप में से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे रिगार्डिंग, अगर आप जीके का कंपोनेंट देखोगे और कंप्यूटर का कंपोनेंट देखोगे, ठीक है, या फिर अगर आप इंग्लिश का भी ज़रा सा थोड़ा हटके आया था, ठीक है। तो मेन जो था, जो सबसे ज़्यादा जिस कंपोनेंट ने सबसे ज़्यादा परेशान किया बच्चों को, वो है कंप्यूटर सेक्शन। लेकिन अगर आप देखोगे और एक कंपोनेंट जो इसमें है वो है रीजनिंग एंड मैथ। रीजनिंग एंड मैथ, ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ। तो रीजनिंग एंड मैथ ऑलमोस्ट अभी वही ट्रेंड चल रहा है जो आपका पिछली बार भी आया था, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप एनालाइज करोगे तो ठीक है, अभी वही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इसमें भी बच्चों को कुछ दिक्कत हो गई कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। तो मैंने आपको जब हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच चल रहा था यूट्यूब पे, ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट जो क्रैश कोर्स हमने किया डिटेल में किया था, ठीक है। और उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने तब भी आपको बोला था कि आपको सिलेबस को अच्छे से पहचानना है, सिलेबस क्या दिया गया है, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए इस रीजनिंग एंड मैथ को, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि असल में बच्चों को इसलिए, एस्पिरेंट्स को इसलिए पेपर डिफ़िकल्ट लगता है या फिर एडवांस इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने पूरा उन्होंने खुद को पूरा का पूरा डिपेंडेंट रखा होता है एक सोर्स पे। एक सोर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना, इस बार क्या काम कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब को देख रहे हैं, ठीक है। इवन कि मैं भी आपको यूट्यूब पे ही लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बस इसी एक सोर्स को देखोगे, ठीक है बेटा। तो पहले आपको ये ज़हन में निकालना है कि यूट्यूब, हाँ, सिलेक्शन दे सकता है, आप समझो कि 100 में से 2 बच्चों को, 3 बच्चों को, ठीक है, यूट्यूब को देखना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको कुछ और सोर्सेज़ भी कंसल्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि कल का जो पेपर हुआ, अब आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर आने वाला है, अभी भी आपके पास 1-2 महीने हैं, ठीक है। तो अब आपको ये गलती रिपीट नहीं करनी है। तो यूट्यूब आपको लास्ट, ये आपको लास्ट ऑप्शन रखनी है। लास्ट ऑप्शन आई मीन कि फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल रोल ऑफ आरबीआई, तो इस रोल ऑफ आरबीआई के लिए आपको सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, आपको उसके बाद रेफरेंस पढ़नी पड़ती है, या फिर अगर आपको एनसीईआरटी या रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है, आप यूट्यूब पे पढ़ लो, उसके बाद एनसीईआरटी को भी देख लो, रेफरेंस को देख लो, उसके बाद चैट जीपीटी को दे दो यहाँ से क्वेश्चंस कि हमें असर्शन टाइप क्वेश्चंस इसमें फ्रेम करके दे दो, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 4-5 सोर्सेज पे डिपेंडेंट, खुद को, अ, 4-5 सोर्सेज को कंसल्ट करना होता है। अगर आप सिर्फ ये देखोगे कि नहीं यूट्यूब यूट्यूब ही सारा कुछ है, तो मेरे लिहाज से यूट्यूब सफिशिएंट नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप आ सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है या फिर आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपको खुद से 70% जो काम करना होता है ना, वो आपको खुद को करना है। 30% मुझे जितना लग रहा है कि यूट्यूब आपको देता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन असल में एस्पिरेंट को खुद से मेहनत करनी होती है, ठीक है। उसको सिर्फ एक सोर्स से एक सोर्स को एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता है। वैसे ही जैसे आपने कंप्यूटर का सेक्शन देखा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं कि अरिहंट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, अरिहंट बेस्ट बुक है, ठीक है। लेकिन अब आपको सिर्फ अरिहंट को बार-बार इसी को 3-4 साल से आप सिर्फ अरिहंट को पढ़ रहे हो। अगर हो गया आपसे अरिहंट कंप्लीट किया आपने, अब आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस रीजनिंग एंड मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा एनालिसिस मिला है कल से। जिन्होंने पढ़ाया है जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, वो खुद परेशान है कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को वहाँ पे वैसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो वो फिर से वही बात ये है कि यूट्यूब पे आप थोड़ा सा कम डिपेंड हो जाओ, ठीक है। खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद के पास बुक्स होनी चाहिए, बुक्स इम्पोर्टेंट है, सारा कुछ ऑनलाइन नहीं मिलता है, ठीक है। इवन कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिन्होंने पेड कोर्स भी आप में से लिया था, तो वो भी परेशान थे, ठीक है। और अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जिनकी बहुत सारी सिलेक्शंस है, ठीक है, वो भी परेशान है।
कि उनका पेपर वैसा नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको खुद से भी बेटा तैयारी करनी होती है। इसमें आप किसी को मतलब दोष नहीं ठहरा सकते हो कि हमने यहाँ से पेड कोर्स लिया था तो वहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ से नहीं। तो वो बस मतलब ऑफलाइन सेंटर या फिर ऑनलाइन सेंटर आपके लिए बस एक गाइडेंस होती है, बाकी आपको खुद से करना होता है। तो कमिंग टू द पॉइंट कि रीजनिंग एंड मैथ, अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ मैंने आपको बोला कि मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना हमने मैथ एंड रीजनिंग पढ़ा था वो ऑलमोस्ट सब आया था, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर, ठीक है। बाकी आपको अगर 20 क्वेश्चंस थे तो शायद 14 क्वेश्चंस में आपको यही पे प्रूफ दूंगा जो हमने पढ़े भी थे और सेम टू सेम आपको वही मिला था, ठीक है। चाहे वो ऑफलाइन के बच्चे हो, चाहे मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, ऑलमोस्ट आपको तो वही बात है कि रीजनिंग एंड मैथ अभी वही ट्रेंड चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको रेडी रहना चाहिए। प्रैक्टिस बुक ले लो रीजनिंग के लिए भी, मैथ के लिए भी, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट को पढ़ो यूट्यूब पे सारा कुछ, उसके बाद जितना आपसे हो सकेगा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लो रीजनिंग एंड मैथ में, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन जैसे एसएससी में आए हैं या फिर आरआरबी में आते हैं, आईबीपीएस के क्वेश्चंस, वो सारे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में हमें रीजनिंग एंड मैथ का भी थोड़ा सा एडवांस मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलो ठीक है, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। किस मतलब बहुत आपने तो एनालिसिस देखे हैं, ठीक है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए था, तो हम भी थोड़ा सा एनालिसिस देंगे यहाँ पे कि रीजनिंग एंड मैथ में हमने क्या पढ़ा था और आपको वहाँ पे क्या मिला, ठीक है। चलो तो ये सीरीज सी है। पहला क्वेश्चन है 61, ठीक है, मैथ का। इफ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3 देन हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एक्स। तो ये पहला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये किस टॉपिक से भी पूछा गया था साथ साथ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो था ना, ये आपका नंबर सिस्टम से था, पहला क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में कौन सा टॉपिक था ये डिविजिबिलिटी रूल जो आप पढ़ते हो, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल जिसने भी पढ़ा था, ठीक है, ऑफलाइन में तो हमने इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था, और शायद ये एक क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था इस पे, ठीक है। तो किस तरीके से आपको करना चाहता, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, है ना। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाई 3 है तो वो सारा का सारा नंबर क्या होगा, डिवाइड बाई 3 होगा। लेकिन इन्होंने कुछ और क्वेश्चन दिया था कि अगर आपके पास 4 5 6 7 8 उसके बाद x 9 2 3 1, अगर ये है तो बताओ x को आप क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज दे सकते हो ताकि वो नंबर जो है पूरा का पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम ऐड करेंगे 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1। तो इसका जो सम आ जाएगा 9 15 22 30 39 40 42, उसके बाद 42 और 45 आ रहा है, ठीक है, 45 इसका सम आ रहा है। अगर आप देखोगे चाहे आप x को अभी भी अगर कुछ वैल्यू नहीं भी दोगे तब भी 45 डिविजिबल बाई 3 है। अब क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कितने नंबर्स हमारे पास, नंबर कितने हैं टोटल 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर मैं इसमें जीरो भी ऐड करूंगा ना, अगर मैं x की जगह जीरो रखूंगा तब भी ये नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1 रखूंगा तो डिविजिबल बाई 3 नहीं हो जाएगा क्योंकि ये 46 बन जाएगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 47 आ जाएगा। अगर मैं 3 रखूंगा तो अभी ये क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 48, हाँ 48, इससे ये 48 बन जाएगा, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें 49 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद इस पे आ जाएगा ये 50, नहीं होगा डिवाइड। उसके बाद 6 पे हो जाएगा, ठीक है, दो दो छोड़कर। तो यही से आपको पैटर्न पता चला, अगर आप 6 इसमें रखोगे x की जगह तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 51, है ना। 45 प्लस आप 6 ये आ जाएगा 51, और 51 इज डिविजिबल बाई 3, यस। 7 नहीं आ जाएगा, 8 नहीं आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर आप जो वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज आप x के रख सकते हो वो कौन कौन सा मिला आपको, एक तो आपको 0 मिला, 3 मिला, 6 मिला, 9। अगर आप इनमें से कोई सा भी वैल्यू x की जगह रखोगे, ठीक है, तो वो नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। तो इसीलिए इसने बोला है कि करेक्ट ऑप्शन भी है, ये आंसर की है यहाँ से, और मैं रेड पेन से जो आपको यहाँ से आंसर दूंगा, ठीक है, आप मैच कर लेना अपना अपना आंसर, ठीक है। तो ये अप्रोच था इस क्वेश्चन का। टोटल पॉसिबल वैल्यू जो x के हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 62 जो था ये सबके लिए नया था, ठीक है। नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन सबके लिए नया था। मुझे जितना लग रहा है कि ये किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, और आज तक के एसएसबी एग्जाम्स में नहीं आया है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बोलूंगा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें देखो सबसे पावर किसका कम है तो वही उसका आंसर होता है, ठीक है। उतने जीरोस आपको मिल जाते हैं, या फिर इसके लिए सिंपल ये भी था कि 5 को आप 6 बार आपको मल्टीपल करना था ना, तो बस 3 बार ही इसको करो, 3 बार कर लो, आपके पास आ जाएगा 125। फिर से अगर आप 3 बार करोगे तब भी आ जाएगा 125। तो जब आप इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो एक आंसर तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद 2 रेस बार आप 10 है ना, इसको आप 2 5 बार कर लो, 5 बार कर लो, आप देखो कितना आसान हो जाएगा। 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 टू जार 16, 16 टू जार 32, यहाँ से 32, ये तो 2 रेस पर 5, और एक 2 रेस पर 5 क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपके पास 125 इंटू 125 आ जाएगा, उसके बाद 32 आ जाएगा, उसके बाद 32 आ जाएगा। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो लास्ट में आपको 6 जीरोस मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है लास्ट में आपको 6 जीरोस। अगर आप इस तरीके से करना चाहोगे तो इस तरीके से भी, इसके 3 मेथड से, ये वाला है मैनुअल मेथड, उसके बाद जिसके ऊपर छोटा पावर होता है वही आंसर भी होता है, ठीक है, शॉर्टकट है ये। उसके बाद आप कॉमन भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कॉस्ट इस पे है, सीपी एंड एसपी पे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया था आपको। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू प्राइस बी इंक्रीज्ड टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। ना तो आपको पहला वाला प्राइस पता है, ना तो आपको लास्ट वाला प्राइस पता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या काम करेंगे, देखो ध्यान से। मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूँ कि जो पहला प्राइस था वो था 100%, उसके बाद इस 100% को कम किया गया है कितना, 10%, और नया वाला प्राइस कितना बन जाएगा, 90%। अब इस 90% में आप कितना इंक्रीमेंट करोगे, इसमें आप कितना इंक्रीमेंट करोगे ताकि आपको ये ओरिजिनल प्राइस वापस मिल जाएगा, आपको ये ओरिजिनल प्राइस वापस मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं x% इसको इंक्रीज करूंगा ताकि मुझे ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा। तो x% ऑफ 90%, और प्लस आपको ये 90 भी करना है, और ये किसके बराबर आना चाहिए, वापस आपको 100% के बराबर आना चाहिए, ठीक है। करेंगे इसको सिंपलीफाई, x% ऑफ 90%, 100 माइनस 90 10 होता है, ठीक है बेटा। तो x% ऑफ 90% का 100, ठीक है, इक्वल टू 10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। तो x% अगर आप देखोगे ये आ रहा है आपका 100/9। तो मिक्सड फ्रैक्शन में आपका आंसर होता है, इसमें ऑप्शन जो है मिक्सड फ्रैक्शन है। तो 9 11,99 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 11, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जो इन्होंने दी है। तो 11 1/9%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 64। इफ x%, इन्होंने क्या दिया है, इफ x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना कि इनमें से कौन सा ट्रू है। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो x% का मतलब है अच्छा, इसमें आप डायरेक्ट आप ये काम कर सकते हो ना, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, ठीक है। तो x ऑफ y का मतलब है xy इक्वल टू yx। अब ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हमें नहीं पता। जैसे अगर मैं एक कंडीशन लूँ 3 × 2, उसके बाद ये मैं यहाँ पे ले सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 × 2। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, x का वैल्यू क्या है 3 है, और लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 3 है। तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है, देखो वैल्यू दोनों का सेम है, 6 = 6। इस कंडीशन में आपको दिख रहा है x = y। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, अगर मैं तो इस तरीके से भी लिख सकता था, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, जो आपके पास आंसर आ रहा है 3 2 जार 6, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखता 2 3 जार, तो अगर आप इस कंडीशन में देखोगे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है 3 है, y का वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 = 6 ही है। तो इसका ये मतलब है कि इस कंडीशन में आपका x इज ग्रेटर देन y, इस कंडीशन में आपका x इक्वल टू वाई, और किसी किसी कंडीशन में आपको y, ये x इज लेस देन y भी मिल सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई है। इसीलिए ना तो ऑप्शन ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ठीक है। इसीलिए हमने बोला क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज पे दिया गया है।
और ये भी आपका देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि कौन सा क्वेश्चन किस पे दिया गया है, ठीक है। ये आपका पहला जो क्वेश्चन दिया गया था ये आपका नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन दिया गया था। ये जो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया था ये भी आपको आप समझिए कि नंबर सिस्टम पे ही दिया गया था। अब नंबर सिस्टम तो एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसमें सिंपलीफिकेशन, बॉड मास, आप सारा वो स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, वो सारा कुछ आप इसमें पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था ये परसेंटेज पे क्वेश्चन था, असल में किस पे था बेटा, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ये भी किस टॉपिक का था, ये परसेंटेज टॉपिक का था। उसके बाद एवरेज तो आपको दिया गया था, तो एवरेज का क्वेश्चन है ये। करेंगे इसको, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज 15, जैसे मैंने सिखाया मैं वैसे ही आपको यहाँ पे भी करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स नंबर्स का एवरेज कितना है, 15 है, तो मैं लिख सकता हूँ सम इनका 15x है। वाई नंबर्स का एवरेज कितना है, 20 है, तो सम कितना होगा, 20y होगा, ठीक है। उसके बाद एवरेज ऑफ ऑल सबका, x प्लस वाई का एवरेज दिया गया तो सम सबका कितना होगा, 18 x प्लस वाई, से मैंने ऐसे आपको सिखाया है। तो ये तो बराबर होंगे ना, देखो सम ऑफ x प्लस ऑफ सम ऑफ y 20y, ठीक है, विल बी इक्वल टू सम ऑफ x प्लस वाई 18 x प्लस ऑफ y। इसको सॉल्व करना था, आपके पास आंसर आ जाता, 20y इक्वल टू 18x प्लस ऑफ 18 वाई। बहुत सारे तरीके हैं करने के, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, 20 माइनस 18y कितना होता है, 2y इक्वल टू 18x माइनस 15x कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर, सॉरी सॉरी, हाँ 3x होगा, ठीक है। तो x अपॉन वाई जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/3, ठीक है। तो 2:3, करेक्ट आंसर क्या है, 2:3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर से आपको परसेंटेज पे या प्रॉफिट एंड लॉस पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था वो क्रैश कोर्स जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो ना तो डिस्काउंट को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बोला था अगर आप रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हो तो आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको बोला था अगर आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पढ़ रहे हो तो आपको बोर्ड्स एंड सिस्टम्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन इस बार आपको बोर्ड्स एंड सिस्टम्स नहीं दिया गया था। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिस पे आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन दिया गया था, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे आपको डिस्काउंट पे क्वेश्चन दिया गया था। तो इसीलिए बेटा आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है, बस आपको सिलेबस को पहचानना होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट जो रेशियो एंड प्रपोर्शन में आप पढ़ते हो, ठीक है। चलो करेंगे इसको भी, डिस्काउंट पे क्वेश्चन दिया गया था आपको, इफ ए डिस्काउंट 10%। और एक चीज देखो, डिस्काउंट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करके दूंगा। आपके पास 3 प्राइसेस होते हैं, एक होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सॉरी, पहला होता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है आपका मार्केट प्राइस, तीसरा होता है आपका सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमेशा और हमेशा किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। गेन या फिर लॉस, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इफ ए डिस्काउंट 10% गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक, पब्लिशर गेन्स इतना, इफ ए डिस्काउंट इज इंक्रीज टू इतना, द गेन ऑफ द पब्लिशर इज। आपको कहीं पे भी नहीं दिया गया कॉस्ट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, इसलिए मैंने आपको हमेशा इस तरीके से समझा है कि आप एजम्पशन कर लो, एज्यूम कर लो, फार्मूला को अभी छोड़ दो, एज्यूम कर लो कि आपके पास मार्केट प्राइस जो है, आपके पास जो मार्केट प्राइस है फॉर एग्जाम्पल वो 100 है, इसने डिस्काउंट कितना दिया है, इसने आपको डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे 10%, ठीक है। तो भेजा कितने में होगा, 90 में। तो अगर आपके पास एसपी है, ठीक है, अच्छा ठीक है, और उसके बाद ये बोल रहा है कि मेरे पब्लिशर गेन इज 20%, उसके बावजूद भी ये गेन कितना कर रहा है, 20%। तो करो इस, आपके पास सीपी का आंसर आ जाएगा। एसपी किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद गेन हो रहा है, ठीक है, प्लस ऑफ 100 और परसेंट का 100, ठीक है, सिंपलीफाई कर लो। एसपी है आपके पास 90, कॉस्ट प्राइस है आपके पास, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम, उसके बाद गेन कितना है 20, तो ये आ जाएगा 120/100, ठीक है। तो इसको जब सिंपलीफाई करोगे आ जाएगा 90 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये जाएगा 3 से ना, 3 4 जार 12, 3 30 जार, ठीक है, ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 5 जार, उसके बाद 2 15 जार, तो 15 इंटू 5 कितना होगा, 75 होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना मिला आपको, 75 मिला आपको। अब उसके बाद कुछ और भी बोल रहा है, इफ ए डिस्काउंट इज इंक्रीज, अब ये डिस्काउंट को इंक्रीज कर रहा है कितना, 15%।
अब डिस्काउंट कितना है 15%, थोड़ा लेंथी है, ठीक है। अगर डिस्काउंट 15% है, ठीक है, मुझे बोलो इसने कितने में भेजा होगा फिर, तो आप बोलोगे सर 85 में, है ना। क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस आपका, देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने डिस्काउंट ऑलवेज किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस आपने कितना माना था 100, तो इसी पे 15% है, तो भेजा कितने में होगा 100 माइनस 15, तो 85 आ रहा है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ही 100 माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 85, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस तो आपने निकाल कर रखा है, वो तो चेंज नहीं होता है, वो 75 के बराबर है। आप अच्छा उसके बाद हमें क्या बोलना है, पब्लिशर दिस इज इफ डिस्काउंट इज इंक्रीज देन गेन, हमें गेन निकालना है, गेन कितना होगा इसका, ठीक है। तो गेन निकाल देंगे, तो गेन परसेंट जो होगा, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हमें तो दूर से ही दिखाई दे रहा है, गेन जो होगा वो होगा सेलिंग प्राइस, कितना है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो वो आ जाएगा 85 माइनस ऑफ 75 इक्वल टू 10। ये तो गेन है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैंने बिल्कुल सिखाया था, 10 डिवाइडेड बाई प्रीवियस, देख लो कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा 100। तो जब आप इसको सिंपलीफाई कर रहे हो ना, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 31/3%, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जो उन्होंने दी है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। लिगे रेशो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें। बैरल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 3:1। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। आपको बोलना है कि कितना मिक्सचर हम बाहर निकालेंगे इसमें, और उसके बाद उसमें क्या ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, ताकि जो आपका वाइन और वाटर का रेशो है ना, दैट विल बी इक्वल, मतलब 1:1 आपको 1 दिया गया है। तो इसका ये मतलब है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये मिक्सचर जो टेकन आउट है, जो मिक्सचर ये बाहर निकाल रहा है, मैं बोलूंगा कि वो x है, तो इसका मतलब इसमें से, मतलब मिक्सचर कितना है, मिक्सचर आपका 4 है, 3+1 इक्वल टू 4। मैं बोल रहा हूँ कि वो इसमें से भी मिक्सचर बाहर निकालेगा, लेट इट बी x ऑफ 3/4, ठीक है, और इसमें से भी वो मिक्सचर बाहर निकालेगा 1 ऑफ x अपॉन 4, ये सॉरी x ऑफ 1/4, ये 3/4 इसलिए है, वाइन 3 है, टोटल मिक्सचर 4 है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हाउ मच फ्रैक्शन, ये तो आपने बाहर निकाला, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब है, फिर से इसमें वापस डाल रहा है, ठीक है। अब किस में डाल रहा है वापस, इस पानी में डाल रहा है, देखो इंपॉर्टेंट इसमें है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ऐड कर रहा है ना, देखो सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, तो वापस से पानी में ऐड कर रहा है इसको, ठीक है। और रेशो क्या बन रहा है 1:1 का क्या मतलब है, ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा, इक्वल टू x/4 प्लस ऑफ x, इसको वहां ट्रांसफर कर लो, तो आ जाएगा प्लस 3x/4, ठीक है, 3x/4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये माइनस है, माइनस x/4, तो 2 इक्वल टू एलसीएम ले लो, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है ना, तो यह आ जाएगा 4, या फिर सबका 4 ले सकते हो आप, ये माइनस एक्स आ जाएगा, ये प्लस 4x आ जाएगा, ये प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीपल करो तो ये आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा आंसर आपका 4 + 3 7, 7 - 1 6, ये आ जाएगा यहाँ से 6। तो x का वैल्यू जो आपको आ जाएगा वो आ जाएगा 2 3 जार 2 4 जार, तो x का वैल्यू आ रहा है आपके पास कितना 4/3। तो ये जो 4/3 है ना, ये क्या था, ये आपका मिक्सचर टेकन आउट है, ये मिक्सचर तो बाहर निकाला गया है, ठीक है। हमें क्या बोलना है, एंड हाउ मच फ्रैक्शन, अच्छा हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, ठीक है। अब हमें देखना है, देखो टोटल मिक्सचर आपका कितना था, टोटल मिक्सचर आपका कितना था, टोटल मिक्सचर था 4, और मिक्सचर बाहर कितना निकाला गया है, टेकन आउट कितना है, वो है 4/3, ठीक है, 4/3। तो जितना बाहर निकाला गया है टोटल मिक्सचर में से 4/1 में से, ठीक है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी इसने बोला था, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, ठीक है। तो ये 4, अच्छा ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1/3, तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कंपाउंड रेशो दिया गया था, ये कंपाउंड रेशो आपको निकालना है, बहुत इजी है। ए रेशो का मतलब डिवाइड होता है, मल्टीपल करना था C/D जब भी आपको कंपाउंड रेशो निकालना होता है, ठीक है। तो आ जाएगा A × C AC
डिवाइडेड बाई बी डी, या फिर ए सी रेशो बी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टाइम एंड वर्क, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ठीक है, टाइम एंड वर्क पे हमने सेम यही क्वेश्चन किया है। ठीक है, चलो फिर से कर लेंगे इसको। यहाँ पे 3 मैन ए बी सी कैन कंप्लीट। ठीक है, ए बी सी, ये कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है आपका 15 दिन में। ठीक है, तो इन टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। तो जब आपके पास 60 आया तो इनकी एफिशिएंसी निकालो। 60/10 6, 60/12 5, 60/15 4। ठीक है, निकाल दिया अपनी एफिशिएंसी। क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीखना है किस तरीके से आपको करना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर आफ्टर 2 डेज। जो ही 2 दिन हो जाते हैं, जो ही 2 दिन हो जाता है, जो ही 2 दिन हो जाते हैं, ए छोड़ रहा है, मतलब यहाँ तक तीनों ने काम किया होता है। यहाँ पे तीनों ने काम किया। अब कितना काम किया है, देखो फिर से, अब कितना काम किया गया है, तो आप बोलोगे सर टाइम इंटू एफिशिएंसी, है ना। तो वर्क टाइम कितना है, 2 दिन है। तीनों की एफिशिएंसी क्या है, आप बोलोगे सर इन तीनों का प्लस, तो ये आ जाएगा 6 4 10 15। तो इन्होंने 30 यूनिट्स काम तो किए हैं। अब आगे चलो, आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज, अब जब फिर से 2 दिन हो रहे हैं, जब फिर से 2 दिन हो रहे हैं, अब कौन छोड़कर जा रहा है, सी। इसका मतलब यहां तक किस किसने काम किया है, बी प्लस सी ने, उसके बाद सी काम कर रहा है। पहले ए ने छोड़ा, फिर सी ने छोड़ा है। ठीक है, सॉरी, फिर सी ने छोड़ा है तो बी काम करेगा। तो हमें बोलना है कि इनको कितना टाइम लग जाएगा कंप्लीट काम करने में। ठीक है, कर लेंगे इसको। तो बी प्लस सी 2 दिन के लिए छोड़ रहा है, तो देखेंगे इन्होंने कितना काम किया है। तो वर्क इन्होंने कितना किया है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो 2 दिन तो टाइम है, दोनों देखो बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, 5 + 4 है 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 यूनिट्स। ठीक है, 18 यूनिट्स। अब कितना काम बचा है, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। तो 60 में से 30 तो माइनस हो जाएगा, हो गया 30, 30 में से फिर से 18। तो अब रिमेनिंग वर्क जो है ना वो 12 यूनिट्स है। वो किसको करने हैं, वो बी को करने हैं। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी क्या है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है वो। तो 1 यूनिट करने में उसको 1/5 दिन लग जाएंगे। तो 12 यूनिट करने में इसको कितना लग जाएगा, यहाँ भी 12 मल्टीपल करना था, यहाँ भी 12 मल्टीपल करना था। तो इसको जो टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर इसको जो टाइम लगेगा ना 12 यूनिट काम करने में, वो आ जाएगा 12/5 दिन, 12/5 दिन। तो हमें बोला गया था टोटल टाइम निकाल दो। तो यहाँ पे 2 दिन है, यहाँ पे 2 दिन है, यहाँ पे इतना है। तो करो इनको प्लस, तो 2 + 2 + 2 + 12/5, ये आ जाएगा कितना, 2 + 2 + ये आ जाएगा 5 2 जार 10 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 + 2 + 2 कितना, 6 2/5 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से टाइम एंड वर्क पे है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, बी कैन कंप्लीट वर्क इन 25 डेज इफ दे स्टार्ट टुगेदर। ठीक है, सबसे पहले इनका ये निकाल दो टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो 15 और 25 का क्या एलसीएम है, 75। ये टोटल वर्क है। उसके बाद आपका काम होता है एफिशिएंसी निकालना, 75/15 5, है ना। और 75/25 कितना होता है, 3। ठीक है, अब काम तो ये सीखना है आपको। ठीक है, अब इफ दे स्टार्ट टुगेदर, इन्होंने स्टार्ट, बी लीव 7 डेज बिफोर। देखो ये कंप्लीशन ऑफ वर्क है, 7 दिन पहले ही बी छोड़कर चला जा रहा है, मतलब 7 दिन पहले बी छोड़कर चला जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ए काम कर रहा है। अब ए ने कितना काम किया, ए ने कितना काम किया है, वर्क कितना किया है। तो आप बोलोगे सर टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम है 7 दिन काम किया, इसकी ए की एफिशिएंसी है 5, तो इसने 35 यूनिट्स काम किए हैं। कितना किया है, 35 यूनिट्स ने काम किया है। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ पे है। रिमेनिंग वर्क कितना है, 75 - 35, है ना, जैसे ऊपर आपने सीखा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 75 - 35, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 40 यूनिट्स। तो ये 40 यूनिट्स करेगा कौन, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये 40 यूनिट्स किसको करने हैं, तो कितना, अच्छा यहाँ पे दोनों ये काम एक साथ कर रहे हैं, प्लस बी। ठीक है, तो वर्क तो है आपके पास, तो टाइम कितना लगा होगा, आप बोलोगे सर टाइम हम जानते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी है, वर्क अपॉन
एफिशिएंसी है, तो 40 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 5 + 3 8 है, तो 8 1 8 5 तो 5 दिन और 7 दिन है ना, हो गया क्वेश्चन आपका। ये आपके 5 दिन और ये आपके 7 दिन हो गए, तो ये कितना आ गया, 5 days प्लस आप 7 days आ जाएगा 12 days, ठीक है। तो 12 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1935। असल में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब मैं जो मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा इनसे गलती हो गई कि मैंने देख मतलब ये मेरे नोट्स में भी अवेलेबल है, यहाँ पे 36 था, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम इसको फिर भी देख लेंगे। इसमें बहुत सारी डिफरेंस आपको लेनी पड़ती है, 1,9,35,99,225, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, सबसे पहले डिफरेंस देखो, ठीक है। ये कितना है, 8 है डिफरेंस। ये कितना है, 35 में से 9 को बाहर निकालो, ठीक है। 35 में से 9 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6, उसके बाद ये आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 99 में से 35 ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 - 3 64 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको करोगे 15 - 9 6, 21 - 9 कितना होता है 1, ये 12, ठीक है। फिर से डिफरेंस लेना है आपको इन दोनों का। 26 और 8 पे कितना डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है ना। 26 और 64, 14 - 6 कितना होता है, 8 होता है। 5 - 2 38 3। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 - 4 2, 12 - 6 6, ठीक है। और डिफरेंस आपको इसमें लेना था, ठीक है। ये मतलब यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं, मैंने आपको बोला कि असल में ये जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे 36 था और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू था, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या सोच कर बनाया है, तो इसका जो अप्रोच है बस यही एक है, ठीक है। और एक भी है अप्रोच इसका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वो शायद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम सीखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का देखेंगे, ये आ जाएगा 20, इन दोनों का कितना आ जाएगा 12 - 8 4, 5 - 3 224। फिर से डिफरेंस देखना होता है इसमें, तो 4, बस। यहाँ इसके बाद अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आपको फिर से 4 ऐड करना था, तो 24 + 4 कितना होगा, 28 आया ये वैल्यू। देखो 38 24 ये होता है 62, 28 कितना हो गया, आ जाएगा 0, आ जाएगा 90, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ करना था, ये वैल्यू मिल जाता, तो ये आ जाएगा 6 12 + 9 21, ठीक है। तो इसको इसके साथ करना था आपको, ये वैल्यू मिल जाता, तो आ जाएगा 6 + 5 1, ये आ जाएगा 4 2 2 4 4 4 1, इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीजनिंग का क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको देख लेंगे, सी सी, उसके बाद ई था, उसके बाद के, उसके बाद क्यू, उसके बाद डब्ल्यू, ठीक है। ये तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट सबने किया है, ठीक है। तो इसका जो अप्रोच है, आप इसके पोजीशंस भी कर सकते हो, पोजीशन के बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे सी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन है 3, ई की पोजीशन है डी ई, ये 5 है, उसके बाद के 11 है, क्यू 17 है, डब्ल्यू 23 है। तो गैप देख लो कितना कितना है, ये इस यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 का गैप है ना, 6 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 6 का गैप है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 6 का गैप है। तो आपको भी क्या काम करना है, 6 का गैप ही रखना है। तो W के बाद UV X Y Z A B C, ठीक है। तो आपको यहाँ पे C लेना है, C आंसर आ जाएगा। तो 6 का गैप रखना है। 23 + 6 कितना होगा, एक तो आपको इसमें प्लस, देखो इसमें आपको 2 बार करना था, ठीक है ना। देखो इसमें आपको +3 जब करोगे तो आंसर आ जाएगा Z, उसके बाद +3 करोगे तो आंसर आ जाएगा C। तो +3 और +3 कितना होगा, +6, इसलिए C ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ADIPY, ये भी ऑलमोस्ट सबने किया होगा, ADIP और Y, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं ना, स्कोरिंग होते हैं, आपसे होने चाहिए। इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 4 है, HI 9 है, PQMNO ये 15 है, ठीक है। उसके बाद XYZ ये कितना है, ये 25 है, ठीक है। तो इनके बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है। इनके बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है। उसके बाद इनका बीच में कितना गैप है, शायद 9 6 का गैप है। उसके बाद इनके बीच में कितना गैप है, 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 6 15 15 + 10। तो इस तरीके से ये नहीं हो जाएंगे शायद सिंपलीफाई, ठीक है। आपको क्या काम करना पड़ेगा फिर इसमें, हम ये वैसे ही लिखेंगे, अल्फाबेट्स को डायरेक्ट लिख लेंगे,
ये आ जाएगा ए के बाद बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच आई, ठीक है, 2 यहाँ पे है, उसके बाद 4 ड्रॉप हो रहे एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, हो गया 6। देखो 2 4 6, उसके बाद 8, उसके बाद आप क्या काम करोगे, 10 को ड्रॉप करोगे। जब आप 10 को ड्रॉप करोगे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, शायद आई तक शायद ड्रॉप करना होगा, है ना जी। तो ये जो आपके पास आ रहे हैं ना, ये 10 लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो 10 लेटर्स आ रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट 74 पे आ जाओ। इन्हें कोडिंग एंड डिकोडिंग पे क्वेश्चन था। चलो इसने ने वही से दिखाया हमें। बैलून का कोड ये है, आपको बोलना था मंडे का कोड क्या है। तो इसने वही से आपको हिंट भी दी है, लेटर्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर, और वावेल को रिप्लेस किया गया है पोजीशन नंबर्स पे। तो रिवर्स ऑर्डर में तो मंडे है एम ओ एन डी ए वाई, तो वाई तो वावेल है ही नहीं, सबसे पहले वाई आ जाएगा। उसके बाद ए वावेल है ये वाला, तो 1 आ जाएगा। तो y1 एक ही ऑप्शन है ना, ये 15 है बेटा, ठीक है, इसीलिए आपको आगे चेक नहीं करना था। y1 आया था तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है। उसके बाद टर्नर्स 135 क्लॉकवाइज, ठीक है, 135 क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा इस तरफ। 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब वो किस डायरेक्शन में, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सेड दिस गर्ल इज डॉटर ऑफ, ठीक है, मैन बोलने वाला है, मैंने आपको सिखाया है इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले उसको लिखो जो बोलने वाला है, उसके बाद माई को ढूंढने की कोशिश करो, माई, ये आ गया माई फादर। उसके बाद फादर्स ओनली सन, फादर ओनली सन, तो वो ये है ओनली सन की वाइफ, ठीक है, ओनली सन की वाइफ। उसके बाद डॉटर किसकी है, ये सनस वाइफ, ठीक है, इसकी डॉटर है ये। उसके बाद आपसे पूछा गया था हाउ इज गर्ल, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू हिम, तो ये इसके लिए क्या है, ये भी इसके लिए डॉटर ही है ना, ठीक है, ये भी इसके लिए क्या है, डॉटर है। चलो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। राम वाइल गोइंग टू स्कूल रिड्यूसेस, अगर राम यहाँ से यहाँ तक स्कूल जा रहा है, ठीक है, स्कूल जा रहा है वो, ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका डेस्टिनी है। reduces his speed to 4/5 of his actual speed and reaches 15 minutes late. Find the actual time of Ram. एक चीज मैंने आपको 3 केसेस पढ़ाए थे, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, आप जानते हो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 किसके बराबर होता है, स्पीड 2 इंटू टाइम 2, ठीक है। स्पीड 1 इंटू टाइम 1 के साथ तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, ये अपनी स्पीड को कम कर रहा है, जो इसकी एक्चुअल स्पीड है। अगर मैं मान के चलूं ये इसकी एक्चुअल स्पीड है, तो ये एक्चुअल स्पीड को कम कर रहा है, मतलब ये जो S2 है ना, ये इसको कम कर रहा है बाई 4/5 ऑफ एक्चुअल स्पीड, और टाइम जो है इसको ज्यादा लग रहा है एक्चुअल टाइम से, कितना, T2 एंड रीचेस 15 मिनट्स लेट। तो जितना इसको T1 लग रहा था ना, उससे 15 मिनट वो लेट ही जा रहा है, ठीक है, 15 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो बहुत सिंपल, फाइंड द एक्चुअल टाइम, आपको T1 निकालना था, तो S1 से S1 कैंसिल आउट, T1 आपको निकालना था, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में है तो डायरेक्ट आप S1 कैंसिल आउट कर सकते हो, T1 तो उसके साथ प्लस है, नहीं कर सकते हो, तो T1 इक्वल टू 4/5, T1 प्लस 4/5 इंटू 15, है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा T1 माइनस 4/5 T1 इक्वल टू 5 1 जार 5 3 जार 4 3 जार 12, तो ये आ जाएगा 5 T1 माइनस 4 T1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा कितना, 1 T1 इक्वल टू 1 का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, 5 इंटू 12 कितना होगा, 60 मिनट्स, तो ये आपके पास आंसर है। और 2 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत इजी थे। द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी होता है टैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जब भी इंपोर्ट कम हो जाएगा तो कंक्लूजन क्या है, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉल, बिल्कुल, जब भी टैक्स कम होता है तो प्राइसेस कम होते हैं, ठीक है, तो ये तो फॉलो कर रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विल स्टॉप, तो ये तो कहीं पे भी स्टेटमेंट पे नहीं बोला गया है, तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ पहला फॉलो करेगा। सम बुक्स आर फिक्शन, ऑल बुक्स आर पॉपुलर, देखो इसने इस एस्पेरेंट ने वेन डायग्राम बनाई है, बहुत बढ़िया है, बना सकते हो आप भी। कुछ बुक्स क्या है, कुछ बुक्स फिक्शन है,
और सारे फिक्शन क्या है, सारे फिक्शन क्या है, पॉपुलर है, ठीक है। सम बुक्स आर पॉपुलर, कुछ बुक्स क्या है, पॉपुलर है, बिल्कुल यस 100% फॉलो कर रहा है। ऑल पॉपुलर थिंग्स आर फिक्शन, क्या सारे सारे के सारे ये है फिक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ है यस, लेकिन सारे तो नहीं है, तो ओनली फर्स्ट फॉलोज। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, एक सोर्स को नहीं देखना, और यूट्यूब पे बिल्कुल भी आपको मतलब खुद को डिपेंडेंट नहीं करना है कि यूट्यूब से ही सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ, पीवाईक्यूज के लिए आप आ सकते हो, हाँ आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, कंसेप्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन काम आपको करना है, खुद से वर्कआउट करो, ठीक है। तो बाकी जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। तो हमारा उसमें क्लासेस चल रहे, जूनियर असिस्टेंट के क्लासेस चल रहे थे, तो वो ऑलमोस्ट हमारे अब हो गए हैं, ठीक है। अब हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के क्लासेस उस पर अपलोड करेंगे, 3 सब्जेक्ट्स के, एक स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद मैथ, और उसके बाद इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स उस पर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।